बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन एंड इन्फो टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो FATF के बारे में है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फेसबुक, जहाँ पर भी आप देखें तो FATF की बात हो रही है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि FATF क्या है और ग्रे लिस्ट क्या है, इसके अलावा कोई और लिस्ट हैं या नहीं, और FATF का वजूद कब आया था और FATF के मकासद क्या थे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ लिस्ट की बात करेंगे कि ग्रे लिस्ट क्या है, इसके अलावा और कौन सी लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने के क्या फ़वाइद हैं और इसमें रहने के क्या नुकसानात होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम FATF की एब्रीविएशन करते हैं। FATF के इसकी एब्रीविएशन क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका वजूद जो है वो 1989 के अंदर हुआ था, यानी इसका वजूद 1989 में हुआ था। और इसी के साथ साथ G7 से मुराद वो कंट्रीज़ हैं जो कि फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल होती हैं, यानी और उसका इस वक्त जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ था, यानी G7 जिसको हम कहते हैं, वो कंट्रीज़ थी जो कि फाइनेंशियली तौर पे बहुत मजबूत थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ममालिक माली लिहाज से मजबूत थे। और इन्हीं ही G7 जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने FATF का जो इदारा था वो कायम किया था। इन G7 ममालिक में US, कनाडा, फ्रांस, UK, जर्मनी, जापान, इटली। यानी इनिशली तौर पे जो FATF था उसको इन्हीं ही G7 ममालिक जो थे, इन्होंने ही उसको बनाया था। अब हम थोड़ा सा इसकी जो FATF है इसकी जो बुनियादी मकासद है उसके बारे में बात करते हैं कि इसको बनाने का मकसद क्या था। इसको बनाने का मकसद ये था कि जो ग्लोबली तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जो लोग पैसे ले जाते हैं विदाउट टैक्स, तो उसको रोकना था और इसी के साथ साथ टैक्स से बचाव के जो तरीके हैं उनको भी ख़त्म करना था। बेसिकली हमारी जो वीडियो का आज टॉपिक है वो लिस्ट के मुतल्लिक है, तो हम थोड़ा सा लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो बाद में इसके अलावा बाकी जो ममालिक थे वो भी FATF में शामिल होते गए। जैसे वो फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होते गए तो वो भी इसके जो मेंबर हैं, बाकी ममालिक जो वर्ल्ड के हैं वो भी इसके मेंबर बनते गए। हमारे पास बेसिकली तीन किस्म की लिस्टें होती हैं। एक होती है ग्रीन लिस्ट हमारे पास, एक होती है ग्रीन लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक हमारे पास होती है ब्लैक लिस्ट। हमारे पास इस वक्त 23 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि ग्रे लिस्ट के अंदर हैं और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था और पाकिस्तान गालिबन 17 या 18 डेट को ग्रे लिस्ट से निकाल के ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे लिस्ट में 2008 के अंदर रखा गया था, 2008। और ये जो टेन्यूर था ग्रे लिस्ट का 2008 से 2010 तक रहा।
यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान 2 साल तक यानी 2008 से 2010 तक ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद अब पाकिस्तान को 2010 से लेकर 2012 तक ग्रीन लिस्ट में रखा गया। ग्रीन लिस्ट में वंस अगेन पाकिस्तान को 2012 से लेकर 2015 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया। अगेन 2015 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में रखा गया। वंस अगेन 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। वंस अगेन पाकिस्तान को 2022 के अंदर ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ग्रीन लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में रहने या ना रहने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इन लिस्ट में बात करने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 3 हमारे पास वर्ल्ड के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो कंट्री जिसको लोन की ज़रूरत है, तो अगर वो कंट्री ग्रीन लिस्ट में तो ये उनको ईज़िली तौर पे, ये जिन 3 इंस्टीट्यूशन हमारे पास हैं उनको ईज़िली जो है लोन देते हैं और उसकी ईज़िली जो होते हैं शराइत होते हैं लोन के वो करते हैं। इसी के साथ साथ वो कंट्रीज़ जो कि ग्रे लिस्ट में होते हैं उनको ये लोन तो दे देते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से देते हैं और इनके जो शराइत होते हैं लोन वापस करने की वो बहुत सख्त होते हैं। और इसी के साथ साथ वो कंट्रीज़ जो कि ब्लैक लिस्ट में होते हैं, तो ये जो हमारे पास IMF है या वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो हमारे पास वर्ल्ड के अंदर ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको बिल्कुल लोन ही नहीं देते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ग्रीन, ग्रे और ब्लैक लिस्ट का मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त है, यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में रहते हैं और आपका दोस्त पेशावर में रहता है और आपका वो दोस्त इतना करीबी नहीं है लेकिन आपकी उसके साथ दुआ सलाम है, मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान है। और आपका दोस्त आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे लोन चाहिए। तो आप अपने उस दोस्त का उसके बाकी दोस्तों से भी पता करते हैं, उसके इलाके वालों से भी पता करते हैं कि यार ये कैसा बंदा है कि ये अगर इसको लोन दिया जाए तो क्या ये वापस करता है। तो अगर उसके इलाके वाले कह दें कि हाँ ये बंदा लोन लेता है और टाइम पे ही वापस करता है, यानी ये है तो माली बंदा, लेकिन फ़िलहाल इस पर हालात कुछ इस तरह है कि इसे पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसको ग्रीन लिस्ट में रख लेते हैं, यानी आपको उस पर एतबार आ जाता है। और इसी तरह अगर कुछ उसके दोस्त आपके दोस्त के बारे में कहते हैं या उसके इलाके वाले कुछ कहते हैं कि यार ये लोन लेता है, देता भी है वापस, लेकिन कुछ टाइम डिले करता है, तो आप उसको ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। और अगर उसके इलाके वाले ये कहते हैं कि यार इसको लोन अगर दोगे तो ये वापस नहीं करेगा, यानी आपका लोन भी ले जाएगा और वापस भी नहीं करेगा, तो आप उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करते और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो आई होप कि आपको FATF की मालूमात मिल गई होंगी, FATF के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इसकी समझ आ गई होगी और ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रहने के क्या नुकसानात और क्या फ़वाइद हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जल्द अज जल्द जवाब दिया जाएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।